हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। तू रख यकीन अपने इरादों पर, तू रख यकीन अपने इरादों पर, तेरी हार तेरी हौसलों से कम तो नहीं। दोस्तों, मेहनत करने से पीछे ना हटें। आज का 5वां अंक आपके लिए है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है। आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है। बिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है बौद्ध मठ। बौद्ध मठ बिहार शब्द जो आया है, ये बिहार शब्द विहार से आया है। ठीक है। इस चलिए अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। नंबर दूसरा सवाल कहता है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। ऑप्शंस आपके पास है 16, 17, 18, 1921। चार ऑप्शंस हैं। चार ऑप्शंस में से आपका सही जवाब जो होगा वो होगा 1916। 1916। ठीक है। अगले नंबर सवाल पे चलेंगे। नंबर तीसरा सवाल है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां वाला जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये बताना है। तो 1922 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये हुआ था गया में। याद रखना है, ये हुआ था गया में। जबकि एक और अधिवेशन बिहार में हुआ था 1940 ईस्वी में, और ये हुआ था रामगढ़ का। उस समय रामगढ़ जो अभी झारखंड में है, उस समय बिहार में हुआ करता था। तो 1940 का जो अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था ये रामगढ़ में हुआ था, और 1922 का जो अधिवेशन हुआ था वो गया में हुआ था। तो ये आपके सही जवाब हैं। चौथा नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ सेट नहीं है बल्कि एक डिस्कशन क्लास है। तो एक एक प्रश्नों को आप ध्यान से देखें और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ बताया जा रहा है उसे नोट डाउन कर लें। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण कौन नहीं जानता है। इन्हें लोकनायक की संज्ञा दी जाती है। लोकनायक, इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे ये बताना है। तो ये जो जिस पार्टी से संबंधित थे उस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी से कहा जाता है। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। नंबर 5वां सवाल है, ईसा पूर्व की 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो सबसे पहला जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था था वो कहाँ था, बिहार के वैशाली जिले में। बिहार के वैशाली जिले में, आप जानते होंगे बिहार के वैशाली जिले को। वैशाली जिला नहीं है, वैशाली नाम था ये, जहाँ प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था था। तो 5वां सवाल का जवाब है छठा देखेंगे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह इन्हें कहा जाता है, और ये जगदीशपुर के जमींदार थे। ठीक है, जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर में एक जगह है, सॉरी, आप जानते होंगे उस चीज को। ठीक है, जगदीशपुर में ये जमींदार थे, जगदीशपुर के जमींदार थे ये, जो कि आरा में पड़ता है। ठीक है, 1857 ईस्वी के समय वहीं से ये विद्रोह किए थे। कहने का मतलब है इसका सही जवाब बिहार हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। तो कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो बिहार से किए थे। याद रखना है, ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल है कि कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, कई बार, गिनती नहीं की जा सकती है इसकी, इसलिए ये बेहद इम्पोर्टेंट सवाल है। 7वां देखिए, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया। पहले ये पाटलिपुत्र नगर के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे पटना शहर के नाम से जाना जाने लगा। तो कौन था, किनके प्रयास से हुआ था, तो ये शेरशाह ने किया था। शेरशाह सूरी का नाम आप जानते होंगे, एक शासक थे जिन्होंने पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था। पाटलिपुत्र नगर का जो स्थापना किया गया था ये उदयन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसे भी याद रखें, उदयन के द्वारा किया गया था पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। आगे देखेंगे 8वां नंबर, त्रिवेणी नहर
में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर जो है ये बिहार में है, ये चंपारण में है। ठीक है, किधर है? चंपारण में है, यानी कि कह सकते हैं ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, ये गंडक नदी है। कहाँ है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये त्रिवेणी नहर है। यहाँ इसकी शुरुआत जो की गई थी 1958 ईस्वी में की गई थी त्रिवेणी नहर, और इसका जो पानी आता है, त्रिवेणी नहर में जो पानी आता है वो गंडक नदी से आता है। गंडक नदी जो कि नेपाल से निकलती है, ये नदी नेपाल से आती है, और कह सकते हैं कि बिहार में जब प्रवेश करती है तो बिहार में प्रवेश करने से पहले यह यूपी के साथ, बिहार और यूपी के साथ एक सीमा बनाती है, और सीमा बनाते हुए फिर बिहार में प्रवेश कर जाती है ये गंडक नदी। ठीक है, याद रखना है गंडक नदी को, गंडक नदी को याद रखना है, त्रिवेणी नहर से संबंधित है। आगे देखेंगे 9वां नंबर सवाल, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? आर्थिक सर्वेक्षण कहने का मतलब है कि बिहार में सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था, और यह प्रस्तुत किया गया था 2006-07 में। ठीक है, 2006-07 में प्रस्तुत किया गया था बिहार का पहली बार सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था, और यह किया गया था सुशील मोदी के द्वारा, जो कि उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। बिहार के क्या थे? ये उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बिहार के उप मुख्यमंत्री थे 2006-07 में, और बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। आगे देखेंगे 10वां नंबर सवाल, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार में ढेर सारी नदियां निकलती नहीं है, बहती है। जैसे कि खासकर सबसे बड़ी नदी की अगर बात करें तो ये कोसी नदी है, जो कि नेपाल से निकलती है। इसका उद्गम स्थान जो है ये नेपाल है, कोसी नदी का, और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। इस नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक नदी। इसे एक और अन्य नाम से जाना जाता है, यह दिशा बदलने वाली नदी है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर इस बार इधर से निकली है तो हो सकता है ये इस बार इधर से आ जाए, इसीलिए इसे शोक नदी कहा जाता है। बिहार का शोक है क्योंकि हर बार ये बाढ़ लाती है, इसीलिए उत्तरी बिहार जो है कोसी से ज़्यादा प्रभावित है, यानी कि बाढ़ आती ही आती है। कोसी में अगर पानी आया तो बाढ़ आना निश्चित है, इसीलिए कोसी को बिहार का शोक या फिर दिशा बदलने वाली नदी भी कहा जाता है। आगे देखेंगे 11 नंबर सवाल है, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी एक पुस्तक है जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक है कादम्बरी। कालिदास आप जानते होंगे ढेर सारी पुस्तक का रचना किए हैं, जैसे कि मेघदूतम उनमें से एक है। आगे देखेंगे 12 नंबर, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है ये बताना है। देखें यहाँ पे 3 तरह के क्षेत्र हैं, एक औद्योगिक क्षेत्र है, एक सेवा क्षेत्र है, एक कृषि क्षेत्र है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, याद रखना है। कृषि क्षेत्र को ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र जो होता है ये द्वितीयक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। उसी तरह से सेवा क्षेत्र जो होता है ये तृतीयक क्षेत्र होता है। अगर उदाहरण की बात करें, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, ये तो इस तरह से दिया तो आप पकड़ लिए कि हाँ 3 तरह के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। लेकिन अगर आपको उदाहरण दे दिया जाए, अगर बोला जाए कृषि के जगह आपको दिया जाए दूध उत्पादन, ठीक है, दूध उत्पादन हो गया, या फिर खेती भी कह सकते हैं, ठीक है, या पशुपालन कह सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, जिसे कह सकते हैं कि मतलब खेतों में उपजाना या फिर पशुपालन करना, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये प्राथमिक क्षेत्र में होती है। जबकि द्वितीयक क्षेत्र इसी को औद्योगिकीकरण अगर कर दिया जाए तो वो द्वितीयक क्षेत्र में आ जाता है। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां,
ठीक है, ये सारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अगर तृतीय क्षेत्र की बात करें और इसके उदाहरण की बात करें तो बैंक जो होते हैं ये सेवा क्षेत्र में आ जाते हैं, इंटरनेट, ठीक है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा भी आ जाता है। तो तृतीय क्षेत्र में बैंक, इंटरनेट, शिक्षा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तृतीय क्षेत्र में आ जाती है। तो ये 3 चीज़ों को जरूर आप याद रखें, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के उदाहरण। देखिए 13 नंबर सवाल है यहाँ पे, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसके बारे में बताना है। इसके बारे में सबसे पहले आप जाने कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है उसका गठन कब किया गया था। गठन की अगर हम बात करें तो ये 1952 ईस्वी में गठन किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद का। राष्ट्रीय विकास परिषद का अगर सदस्य की अगर हम बात करें तो इसमें जितने भी राज्य होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हों या फिर राज्य हों, सभी के जो मुख्यमंत्री होते हैं या केंद्र शासित प्रदेश के जो भी प्रशासक होते हैं वो इस राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। अगर अध्यक्षता की बात करें तो यह प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। और सदस्य की अगर हम बात करें तो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ये भी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। और अगर हम बात कर लें तो नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं ये भी इनके सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। तो इस तरह से गठन 1952, और सदस्य की बात करें तो इस तरह से याद करते जाएं। सब चीज़ों को रटना तो जरूरी नहीं है लेकिन नोट करना बहुत जरूरी होता है। 14 नंबर सवाल देखें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अगर स्थापना की हम सिर्फ चर्चा यहाँ पे करें तो यह 1975 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1975 ईस्वी में, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की हम बात कर रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। और इसके अगर संस्थापक की अगर हम बात करें तो ये थे मोहम्मद यूनुस, ठीक है, मोहम्मद यूनुस। इन्हीं के प्रयास से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन किया गया था, स्थापना किया गया था 1975 ईस्वी में मोहम्मद यूनुस के। और अगर हम बात कर लें कि 2023 में अभी वर्तमान में कितने प्रकार के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, तो ये हैं 43। याद रखना है 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। 2023 की हम रिपोर्ट बता रहे हैं और संस्थापक मोहम्मद यूनुस हैं। स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 नंबर सवाल है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप जानते हैं तो टिक जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं। तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे कैनेडी, अमेरिकी राष्ट्रपति, ठीक है, कैनेडी। हालांकि इन्हें जॉन एफ कैनेडी बोला जाता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो कैनेडी थी, इनके प्रयास से 1962 ईस्वी में, और 1962 ईस्वी से ये मनाया जाने लगा इन्हीं के प्रयासों से, और वह तिथि थी 15 मार्च। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। अगला नंबर सवाल देखें, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम एज क्या है, उम्र क्या है? यानी कि मिनिमम जिसको हम लोग कहते हैं कि आपका उम्र कितना होना चाहिए ताकि आप राज्यसभा के लिए योग्य हों। तो देखिए, सबसे पहले राज्यसभा के बारे में जाने। राज्यसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अस्थायी सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अस्थायी सदन? क्योंकि यह विघटन नहीं होता है, इसका विघटन नहीं किया जाता है। अस्थायी सदन इसीलिए कहा जाता है। और यह उच्च सदन भी होता है, याद रखना है, ये उच्च सदन होता है। वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या की अगर बात करें तो सदस्य जो होते हैं यहाँ
ये 245 की संख्या में है। ठीक है, सदस्य इसमें कितने हैं? 245 की संख्या है राज्यसभा में। अगर राज्यसभा अनुच्छेद की बात करें कहाँ वर्णित है, तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा वर्णित है। राज्यसभा का एक अध्यक्ष होता है, सभापति होते हैं। सभापति जो होते हैं इसके, ये कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, याद रखना है इस चीज को। तो सबसे कम कह सकते हैं कि ये जो अल्पतम न्यूनतम एज होना चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए। नीति आयोग कब बनाई गई थी? 17 नंबर सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी 2015। किसके स्थान पर बनाई गई थी? तो ये योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग में भी सेम चीज होता था। अगला नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, ये 18 नंबर सवाल है। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्रता के समय की अगर बात करें, 1947 की बात करें, तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के भारतीय गवर्नर जनरल यानी कि गवर्नर जनरल थे, जो कि इंग्लैंड के यानी कि ब्रिटिश शासक के प्रतिनिधि थे। आगे देखें नंबर 19 है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष, तो सबसे पहले आप यहां जाने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा 1885 ईस्वी में। संस्थापक की अगर हम बात करें तो संस्थापक कौन थे? संस्थापक इसके थे ए.ओ. ह्यूम। इन्हें बोला जाता है ए.ओ. ह्यूम, जो कि एक सैनिक अधिकारी थे और ये सचिव भी थे, संस्थापक सचिव भी थे। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। संस्थापक सचिव भी थे। स्थापना 1885 में की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो W.C. बनर्जी थे। W.C. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। नंबर सवाल यहाँ पे कहता है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन, ये दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन। सवाल देखें 21 नंबर, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? और 1918 ईस्वी में यहाँ मजदूर का आंदोलन हुआ था। मजदूरों का आंदोलन हुआ था क्योंकि मजदूरों का वहां पे शोषण किया जा रहा था। ठीक है, मजदूरों को आंदोलन हो रहा था। और उसका जो प्रतिनिधित्व किए थे, प्रतिनिधि लीडर कह सकते हैं। लीडर कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। लीडर कौन थे? ये महात्मा गांधी थे। तो 1918 ईस्वी में मजदूरों का वहां पे आंदोलन हो रहा था क्योंकि वहां पे शोषण किया जा रहा था। खेरा में, खेरा की हम बात कर रहे हैं। और यह जो आंदोलन हुआ था 1918 ईस्वी, उससे पहले जो सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था, जो कि चंपारण में हुआ था। चंपारण में हुआ था। इसका मतलब है इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चंपारण में। 1917 में, 1918 में ये सत्याग्रह लगातार किए थे बापू। अगला नंबर सवाल देखेंगे, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना सोसाइटी को किसने आरंभ किया या फिर स्थापना किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 की बात करें तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कब बात कर रहे हैं? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, 1905 ईस्वी में एक और हुआ था। 1905 ईस्वी में ही बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में ही। और बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था बंग भंग आंदोलन। ठीक है, तो ये भी याद रखना 1905 ईस्वी में ही बंग भंग आंदोलन हुआ था। ठीक है, और बंगाल विभाजन, तो बंग भंग आंदोलन में आपने सुना। आगे देखें 23 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की चर्चा यहाँ पे की जा रही है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1917 ईस्वी में। अगर भारतीय महिला की बात करें तो ये थी सरोजनी नायडू, जो कि 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये दोनों को याद रखना है। अगर प्रश्न यहाँ पे पूछें कि भारतीय महिला, तो सरोजनी नायडू हो जाएगी, जो कि 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर सिर्फ महिला की बात की जा रही है कि प्रथम महिला कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। 24 नंबर सवाल देखें, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद का चर्चा अनुच्छेद कितने में किए गए हैं? संविधान के अनुच्छेद 74 में वर्णित है। मंत्रिपरिषद कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 74 में वर्णित है, जहां पे प्रधानमंत्री की भी चर्चा की गई है। और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो ये हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अगर हम बात कर लें संसद की, तो संसद का जो निर्माण होता है वो किस किस चीज़ से होता है? लोकसभा से होता है, जो कि निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। दूसरा है राज्यसभा, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन या फिर अस्थायी सदन, क्योंकि इसका भंग नहीं होता है, इसका विघटन नहीं होता है राज्यसभा का। हर 2 साल पर इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं उन्हें रिटायरमेंट दिया जाता है। रिटायरमेंट नहीं कह सकते हैं, उन्हें सदस्यता से हटाया जाता है, इसमें राज्यसभा में मुक्त किया जाता है, कह सकते हैं इसको। और उसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है, इसका 5 वर्षों का होता है, ये भी याद रखना है। इसका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्षों का होता है, सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है। और उसी तरह संसद में राष्ट्रपति भी होते हैं। तो इस तरह से संसद का निर्माण होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। यही कारण है कि यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं कि राज्यसभा के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है, इसे याद रखें। आगे देखें, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की कोई भी कानून अगर संसद में पेश है, बन रहा है, राज्यसभा लोकसभा दोनों में मतभेद है, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक जो बुलाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, और उसकी अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। आगे नंबर सवाल देखेंगे, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये हम बता चुके हैं, ये उदयन थे। अगला नंबर सवाल देखेंगे 27, भारत का सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य पूछ रहा है, सबसे लंबी तट रेखा इसको भी कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात। अगर भारतीय प्रायद्वीप की बात करें, ठीक है, अगर प्रायद्वीप की बात करें और पूछा जाए तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दोनों प्रश्न को अच्छा से समझ लें। 28 कहता है, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? देखिए, अस्थायी अध्यक्ष की बात की जा रही है। तो जिस समय कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन योजना आया था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था, याद रखना है इस चीज को। और इसका जो पहला बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। और उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उम्र के आधार पर, बुजुर्ग के आधार पर इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसे भी याद रखते जाएं। ये पहला अधिवेशन था, पहला अधिवेशन कह सकते हैं, पहला बैठक था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्षता सौंपा गया था। उसके बाद जो बैठक की गई थी वो 11 दिसंबर था, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और इस बैठक में अध्यक्ष के रूप में किन्हें चयन किया गया था? राजेंद्र प्रसाद का चयन किया गया था, राजेंद्र प्रसाद का चयन किया गया था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए थे। ये राजेंद्र प्रसाद थे। अगला नंबर सवाल देखेंगे 29, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है?
धातु द्रव अवस्था की बात की जा रही है तो ये यहाँ पे देख लें मरकरी, जिसे हम लोग पारा भी कहते हैं, पारा जो थर्मामीटर में यूज किया जाता है। आगे 30 नंबर, भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु। ये सब में बहुत आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट इतना है कि कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा सोना। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? अब देखिए पारा, एल्युमिनियम, ब्रोमीन और तांबा। पारा तो आप जान चुके कि ये धातु है, अद्रव के रूप में रहता है, ठीक है, धातु है लेकिन द्रव के रूप में रहता है। लेकिन अधातु की चर्चा की गई है तो अधातु कौन है? ब्रोमीन है। अधातु कौन है? ब्रोमीन, जो कि द्रव होता है। तो ये चीज़ को आप याद रखें, ध्यान में रखें, नहीं तो पारा लगा के आप आ जाइएगा। आप जाइएगा इतना ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा जो हमको आता है ये द्रव अवस्था में है तो ये पारा मार के हम चलाएंगे। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन हम हमेशा कह रहे हैं कि क्वेश्चन को एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक आप समझ ना जाएं। कौन सा अधातु यहाँ पे पूछा जा रहा है? देखिए अधातु यहीं पे खेल है, कमरे के ताप पर द्रव होता है। यहाँ पारा हो जाए, जैसे ही आप ऑप्शन फर्स्ट में देखेंगे पारा, आप पारा मार देंगे, नहीं, यहाँ ब्रोमीन होगा क्योंकि ये अधातु है। अधातु की चर्चा की गई है तो ब्रोमीन अधातु होता है, पारा जो होता है वो धातु होता है द्रव के रूप में। अगला देखेंगे 32, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? अपरूप का उपयोग किया जाता है हीरा, ग्रेफाइट, ये अपरूप है कार्बन के, तो ग्रेफाइट इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे 33 नंबर, किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? याद रखना न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जो नाभिक होते हैं उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। आप जानते हैं नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, कहाँ? नाभिक में। और इसके जो बाहरी कक्षा में, ये जो बाहरी कक्षा है इसमें जो चक्कर लगाता है इसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इस पे निगेटिव आवेश होता है, इसे ऋणात्मक कहते हैं। प्रोटीन में पॉजिटिव आवेश होता है जिसे धनात्मक कहते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेशहीन होता है। हमेशा इस सारी चीज़ों को नोट करें। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। देखिए जैसे ही आप प्रश्न को पढ़ेंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कार्बन डेटिंग से जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, उसी तरह पृथ्वी की आयु का आकलन जो है वो यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग। चलिए नंबर 35, आग बुझाने वाली गैस। देखिए आग बुझाने में कौन सी गैस सहायक होती है? तो ये है CO2, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, शुष्क बर्फ के नाम से भी यह जाना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ढेर सारे इसका उपयोग हैं, जैसे कि जो बोतल होता है कोल्ड ड्रिंक्स के, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड को डाला जाता है, ये गैस उसमें भी यूज किया जाता है। 36 कहता है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो सिद्धांत पर कार्य करता है ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ध्यान से देखें, दूध से जब क्रीम निकालते हैं तो कौन सा बल लगता है? 4 ऑप्शंस आप देखें, घर्षण, अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब जो होगा ये अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण ही दूध से क्रीम निकाला जाता है। कथा चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़े होते हैं, आप प्रैक्टिस किए होते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को देख लेना है। चाबी भरा हुआ है, इसका मतलब है कि वो स्थितिज ऊर्जा है। कौन, यहाँ ध्यान दें, कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। जैसे कि अगर बांध बनाया जाए, वहाँ पे पानी को स्टोर किया जाए, तो वो वहाँ कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। गतिमान जब हो तभी गतिज ऊर्जा होगी। लेकिन अगर चाबी भरी हुई घड़ी है और उसमें पूछे ये कौन सी ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। आगे देखेंगे नंबर 39, जल में वायु का जो बुलबुला होता है किसकी भांति कार्य करता है? लेंस का यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है, तो अवतल लेंस की भांति लेंस का बुलबुला कार्य करता है, अवतल लेंस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें
नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? भारी जल की अगर बात करें तो इसे D2O कहा जाता है, ठीक है। और यह जो काम करता है ये मंदक के रूप में काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में D2O भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अगला देखें 41 नंबर, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या होता है? देखिए ये संवेग जो होता है वो दुगना हो जाता है, ये सही है। गतिज ऊर्जा भी 4 गुनी हो जाती है, ये भी ध्यान देना है। उपयुक्त तो दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान दे लें, हमेशा इसको याद रख लें क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखें, ये ऑप्शंस नहीं हो सकता है सिर्फ एगो रहे, या फिर ये नहीं रहेगा ये रहे, तो कोई एक ऑप्शंस भी रह सकते हैं, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग कितना होगा, यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछ देगा संवेग कितना होगा, तो दुगना हो जाएगा। अगर यहाँ पे गतिज ऊर्जा की बात की जाए तब यहाँ 4 गुनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन इसमें ढेर सारा है, ध्यान से देखें। ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन तो हमको नहीं बताया गया है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें ये बताना है कि वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो संवेग कितना होगा, तो दुगना हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 4 गुनी हो जाएगी। आगे देखें, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण, ये हम बता चुके हैं, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा संभव होता है। बारिश की जो बूंदें होती है या द्रव की जो बूंदें होती है वो गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। देखिए प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डीएनए का मतलब हम बताए थे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, और सर्वप्रथम इसका जो संश्लेषण किया था वो हरगोविंद खुराना थे, हरगोविंद खुराना थे, ठीक है, जो कि एक भारतीय थे। और डीएनए संश्लेषण के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था, याद है आपको। अगला नंबर सवाल पे आप लोग चलेंगे तो खुराना इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 44, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? रक्त के थक्का की अगर बात करें तो सबसे पहले हम विटामिन की बात करें। विटामिन, तो विटामिन का आविष्कार कर सकते हैं, ठीक है, विटामिन आविष्कार कर सकते हैं तो फंक को माना जाता है, याद रखें फंक को माना जाता है विटामिन। सबका रासायनिक नाम भी होता है, जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो रेटिनोल इसे बोला जाता है, ठीक है, रेटिनोल। बी में ढेर सारे विटामिन होते हैं, जैसे B1 हुआ, थायमीन, B2, B3, B4, तो इस तरह से होते हैं। विटामिन ई टेकोफेरोल भी बोला जाता है, टेकोफेरोल बोला जाता है, केकोफिलोक्यूनोन बोला जाता है, फिलोक्यूनोन बोला जाता है। उसी तरह विटामिन डी को कैल्सीफेरोल बोला जाता है, कैल्सीफेरोल बोला जाता है। तो ये रासायनिक नाम की हम चर्चा किए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। रक्त का थक्का विटामिन के कारण जमता है। अब यहाँ देखिए कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप, तो बहुत आसान है, CO60 हो जाएगा। आगे देखें नंबर 46, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह डायलिसिस की प्रक्रिया है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस की प्रक्रिया कहलाती है। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? देखिए अगुलहास धारा जो है एक गर्म जल धारा है। कैसी जल धारा है? गर्म जल धारा है। ये भी पूछ सकता है अगुलहास धारा किस प्रकार की धारा है, तो यहाँ बताना है गर्म जल धारा है। कहाँ की है, किस महासागर में है? तो ये हिंद महासागर में बनती है, हिंद महासागर में बनती है। 48, भारत का उद्धारक या स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? तो 1882 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किए थे। स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई थी, स्थापना की गई थी 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन। 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई थी और उस समय गवर्नर जनरल रिपन था। तो भारत का उद्धारक और स्थानीय स्वशासन का जनक किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। आपका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल,
49 संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? देखिए ये हम बता चुके हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 ईस्वी में आई थी, कैबिनेट मिशन योजना। अगर हम इसकी बात करें, ये कब आई थी? 1946 को आई थी। और जब संविधान बनकर संविधान सभा का गठन हो गया था, तो पहला गठन का जो पहला कह सकते हैं बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर को हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष हम बता चुके हैं, सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कब किया गया था? 11 दिसंबर को किया गया था, राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सभा की स्थापना हो गया था। कैबिनेट मिशन योजना जो आया था, कैबिनेट मिशन योजना में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। एक लॉरेंस था, शॉर्टकट में हम बताएंगे, लॉरेंस था, क्रिप्स और एक एलेक्जेंडर। देखिए शॉर्टकट याद रखिएगा, तीनों याद हो जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा नाम है। एबी एलेक्जेंडर से कहा जाता है, लॉरेंस, क्रिप्स, एलेक्जेंडर। तो तीनों सदस्य थे कैबिनेट मिशन योजना के। और अध्यक्ष कौन थे? तो क्रिप्स थे। अध्यक्ष कौन थे? क्रिप्स थे। ठीक है, तो यहां याद रखना कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी। 3 सदस्य थे, लॉरेंस, क्रिप्स, एलेक्जेंडर, और अध्यक्ष थे कौन? क्रिप्स। तो ये क्वेश्चन पूछेगा और इसी से रिलेटेड पूछेगा, कितने सदस्य थे, इनमें से कौन सदस्य नहीं थे, अध्यक्षता कौन किए थे, कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी। ठीक है, इसका पहला जो बैठक हुआ था कब हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो कैबिनेट मिशन योजना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से देखें और इसे समझ लें। आज का अंतिम सवाल, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान। जनसंख्या घनत्व की चर्चा की जा रही है, तो जनगणना जरूर आप याद रखें। जनगणना से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। ये 2011 का जनगणना की हम बात कर रहे हैं, 2011 की जनगणना से प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले जनगणना जो हुआ था 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में हुआ था, मेयो के शासनकाल में। मेयो भारतीय गवर्नर जनरल थे। उसके बाद 1881 ईस्वी में जनगणना हुआ था। उस समय जो थे वो रिपन थे, याद रखना है, रिपन थे। और इसी समय से 1881 ईस्वी से हर 10 वर्ष में यह जनगणना होना शुरू हुआ था। और जनगणना की अगर बात करें तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व, जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें, जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो कितना था? 382 था। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व की हम बात करें किए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे अधिक, पूरे राज्य में जितने भी राज्य हैं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व का, तो बिहार का नंबर आता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक है, बिहार का आता है। यहाँ पे है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है पूरे भारत में सबसे अधिक है, यानी कि पहले स्थान पे है। तो भारत में प्रथम हो गया। अगर हम बात करें कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। वो कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। और यहाँ जनसंख्या घनत्व जो है ये है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। और भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, इसे याद रखें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।